नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बीजेपी में ऊपर से नीचे तक, बीजेपी हेडक्वार्टर से मंडल ऑफिस तक एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये रिपोर्ट लखनऊ में बन रही है तो मुंबई में भी तैयार हो रही है। ये रिपोर्ट पटना में लिखी जा रही है तो कोलकाता में भी उस पर काम चल रहा है। जयपुर और रांची में भी वही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट जब कंपाइल होगी तो उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। उस रिपोर्ट का केंद्र बिंदु है 400। जी हाँ, 400 का वही लक्ष्य जो पूरा नहीं हो पाया। मोदी उसका जवाब देने जा रहे हैं। मोदी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई है उसे खुद प्रधानमंत्री डील करेंगे। आगे मोदी के लिए कौन कौन सी अग्नि परीक्षा है और रिपोर्ट में अब तक क्या क्या सामने आया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 400, 400, 400। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में 400 जितनी बार नहीं बोला होगा उससे ज्यादा उनके विरोधी बोल रहे हैं। 400, 400 बोलकर विरोधी मोदी को चिढ़ाते हैं। मोदी की थोड़ी सी सीटें क्या घटी, विरोधी मजाक उड़ाने की हद तक चले गए। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। बहुमत उन्होंने इकट्ठा कर लिया है एनडीए के साथ। ये बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं है। 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो यहाँ आकर रुक गए हैं। जनता ने ऐसा किया कि मोदी जी को ही अल्पसंख्यक बना दिया है। अपने कंट्रडिक्शन से, अपने विवाद के कारण सरकार गिर सकती है। बात कुछ हद तक सही भी है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अपने लक्ष्य से थोड़ा चूक गए हैं। सवाल है कि आगे क्या? आगे नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है। अगले 1.5 साल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार। नरेंद्र मोदी को इनमें से हर राज्य में इम्तिहान देना है। हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जाम तो इसी साल होने वाला है। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में यहां 5-5 से स्कोर बराबर रहा था। महाराष्ट्र में भी अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 17-30-1 का स्कोर रहा। 17 एनडीए को, 30 सीट इंडिया गठबंधन को और सांगली की सीट निर्दलीय को गई। महाराष्ट्र के बाद झारखंड का नंबर आएगा। वहां भी इसी साल चुनाव होंगे। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है। लोकसभा चुनाव में वहां 9-5 का स्कोर रहा। बीजेपी को 8, आजसू को 1, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। जनवरी-फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा के लिए वोट पड़ेंगे। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार में भी हालात बदले हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी नंबर 2 पर चली गई है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल की कंबाइंड फोर्स बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बदल भी सकती है। ये बात लोकसभा चुनाव में साबित हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास वक्त कम है और करने को ढेरों काम है, मगर कुछ भी करने से पहले रिव्यू किया जा रहा है। बीजेपी यहां से बाउंस बैक करेगी या उसका डाउनफॉल होगा, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी अपनी कमजोरियों को कैसे पहचानती है और उसे दुरुस्त करने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाती है। मैंने दावा किया था पहले भी, मेरा आज भी दावा है, बनारस लड़ने नहीं आएंगे मोदी। मोदी ने नया नारा भी दे दिया और मोदी को नया स्थान भी मिल गया। अब जाएंगे गुजरात, वहाँ उड़ीसा, पुरी से लड़ेंगे। अब वहाँ जाएंगे तो कहेंगे भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है, क्योंकि यहाँ इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार यहाँ शिव शंकर ने बुला लिया है उनको, भूपेश बघेल को, कि अगर मोदी आए तो तुम आना। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का मामला अलग लेवल पर डील हो रहा है। अब इसे संयोग कहे या कुछ और। लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार बीजेपी के जिस एक नेता से मिल रहे हैं वो
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये मुलाकात योगी के अपने शहर गोरखपुर में हो रही है, जहां संघ प्रमुख 5 दिनों के प्रवास पर हैं। हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले का घमासान मचा है। फॉल्स नैरेटिव नहीं, तुम्हारी जो भाषा थी, तुमने 3 साल में महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी, नेताओं को खत्म करने की बात की, तुमको गुरूर आया था राजनीति, उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, पर जिस प्रकार की से जो दोनों पार्टियों के टूटे हुए नेता बात कर रहे थे, उनको उनकी जो चलने की स्टाइल थी, उनकी जो बात करने की स्टाइल थी, लोगों को पसंद नहीं आता है। लोगों को तुम जितना नीचे देखो उतना पसंद आता है। तुम ऐसा चलोगे तो दरवाजा लग जाएगा। कोई नैरेटिव बिरेटिव नहीं, यही नैरेटिव चलेगा। गद्दारी का नैरेटिव जब तक वो राजनीति में है तब तक चलता रहेगा। गद्दारी एक बार सिक्का लग गया तो जाता नहीं है। जिस दिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें इंडिया अलायंस के 3 दलों के पास और केवल 17 सीटें एनडीए अलायंस के 3 दलों के पास गई, उस दिन से महाराष्ट्र में नया सियासी गुणागणित शुरू हो गया। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल फोर्स के रीअलाइनमेंट की चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि बीजेपी ने उन 106 सीटों पर सर्वे कराना शुरू कर दिया है, जहां उसे पिछले चुनावों में जीत मिली थी। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों का सर्वे करा रहे हैं। शिवसेना के ही नेता कह रहे हैं कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के नामों के दावे भी शुरू हो गए, उसको किस तरीके से देखते हैं? अकेले तैयारियां भी हो गई हैं, 288 सीटों पे उन्होंने अपने सर्वेस भी कर लिए हैं। देखिए, तैयारी करने में कोई तो गलत नहीं है ना, कोई मतलब उनके पार्टी की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी जो चर्चा होती है वो तो तैयारी करने के लिए सबको बोले, मुझे भी बोले हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। हम साथ में मिले हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मिले और हमारे 3 बार चर्चा हुई और उन्होंने हमें कहा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हमको साथ में जाना है। मुंबई की सीटों पर आने वाले दिनों में हम बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बिल्कुल हमारा मतभेद नहीं है। हम सब लोग साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। जब हमारे प्रभारी भी जी आए थे तब भी हम उनके साथ मिलने गए थे और मुझे बहुत खुशी है कि तब जब मुलाकात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि साथ में लड़ना। और जो लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि लोगों ने हमें जो आशीर्वाद दिया है वो लोगों का बहुत बड़ा प्यार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी सोच रही है कि विधानसभा चुनाव शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ मिलकर लड़े या अलग लड़े। सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी महायुति बनाकर चुनाव लड़ेगी तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? यही सवाल उद्धव ठाकरे के सामने है। हर नेता को अपनी पावर बढ़ानी है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। अजीत पवार की एनसीपी मंत्री पद के रैंक को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार में शामिल नहीं हुई। इशारा साफ है, अगले 2-3 महीने महाराष्ट्र की राजनीति में फुल एक्शन पैक्ड होंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी भी कह रही है कि अगला चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे। महायुति ने अच्छा काम किया है, हमारे सारे पार्टियों ने अच्छा काम किया, 11 पार्टियों ने अच्छा काम किया है। ऐसा कोई आसमान नहीं फटा है जो महायुति डैमेज करेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी, ये वगैरह जो नैरेटिव चल रहे हैं, कोई नैरेटिव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं है। महायुति और ताकत से खड़ी होगी। महायुति 11 पार्टी की है, 11 पार्टी मिलकर फिर एक बार जनता में जाएंगे और अजीत पवार भी जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, देवेंद्र जी और हम सब लोग जाएंगे। और ये जो उनका सपना है ना महाविकास आघाड़ी का कि हम दोबारा सरकार में आएंगे, 4 मुख्यमंत्री अभी तैयार हो गए। नाना पटोले जी बोलते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो रोहित पवार जी बोलते कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, आदित्य ठाकरे बोलते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो 5 मुख्यमंत्री बने गए महाराष्ट्र में। तो ये जो चल रहा है ये नौटंकी है।
महाराष्ट्र का झटका इतना बड़ा है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर चुनाव में उतरने की सोच भी नहीं रही। सवाल है कि बीजेपी ने रिव्यू किया तो निकला क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा खडसे, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, राव साहब दानवे, अशोक चव्हाण और नारायण राणे जैसे नेता रिव्यू के लिए बैठे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का झूठ लोगों के दिलों में बैठ गया। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव चल गया। दलितों, आदिवासियों का हक छीनने वाली बात दिमाग में बैठ गई। बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कोई चुनाव दूसरे चुनाव से जुड़ा नहीं होता। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री का ही होता है। और हम जब एनुअल एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, फिर सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट में वो जैसा विद्यार्थी है फिर पास हो जाता है और पास की मार्कशीट लेके जाता है। हम शायद कम गिरे विधानसभा के इस सप्लीमेंट्री में, हम निश्चित रूप से जनता का दिल जीतकर मतदाताओं के मन में जो भ्रम फैलाने का काम किया था, जो मायावी रूप लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम फैलाया है, वो भ्रम पूरी तरह से निकालने में हमारा कार्यकर्ता कामयाब हो जाएगा। बीजेपी जो नहीं बता रही है वो हम आपको बताते हैं। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे से पता चला है कि देहाती वोटर, दलित वोटर, आदिवासी वोटर और गरीब वोटर इन चुनावों में एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस की तरफ झुक गए और कुणबी मराठा वोटर दो हिस्सों में बंट गए। 48% ग्रामीण वोटर ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। महाराष्ट्र में 36% ग्रामीण वोट एनडीए अलायंस को मिला। 46% दलित वोट इंडिया अलायंस को मिला। 35% दलित वोट एनडीए अलायंस की पार्टियों को गया। 55% आदिवासियों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। एनडीए अलायंस को केवल 35% आदिवासी वोट मिला। 57% गरीब वोटर ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। एनडीए अलायंस को केवल 32% गरीबों के वोट मिले। अब तक कुणबी मराठा वोटर बीजेपी के साथ था। इन चुनावों में उसमें जबरदस्त सेंध लग गई। वजह रहा मराठा आरक्षण आंदोलन और उसे दबाने का सरकारी प्रयास। 39% कुणबी मराठा वोटर इंडिया अलायंस की तरफ चले गए। एनडीए के पास 46% कुणबी मराठा वोटर बचे। इन आंकड़ों की जानकारी बीजेपी को भी है, लेकिन वो खुलेआम कबूल नहीं कर रही। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी के लिए दूसरा चैलेंजिंग स्टेट है हरियाणा, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के बीजेपी नेताओं से पूछने पर वो भी कांग्रेस के संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को दोष देते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हरियाणा में बीजेपी का कास्ट इक्वेशन जबरदस्त तरीके से बिगड़ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा में जाट वोट 64% कांग्रेस को मिले। बीजेपी को सिर्फ 27% जाट वोट मिले। पिछड़ा वोटर 51% कांग्रेस की तरफ चला गया। बीजेपी की तरफ सिर्फ 44% पिछड़ा रह गया। दलित वोटर का शिफ्ट सबसे ज्यादा हुआ। हरियाणा के 68% दलित वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया। सिर्फ 24% दलित वोट बीजेपी को मिला। जब वोट शिफ्ट इतना बड़ा हो तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बचने की गुंजाइश कहां थी? बीजेपी हारी तो हरियाणा की आधी सीटें चली गई। कांग्रेस ने हरियाणा की अंबाला और सिरसा सीटें भी जीती, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। सिरसा से पूर्व आईआरएस ऑफिसर सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट दिया गया था। अशोक तंवर कांग्रेस की कुमारी सैलजा से हार गए। मैं आपको ये कहूंगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा जो डीएससी वर्ग का वोट है वो 4 लाख प्लस हमारा वोट है। और मैं समझता हूं हम सिरसा नहीं, हम अंबाला भी अगर दे देते तो दोनों सीट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते। आगे हमें क्या करना है विधानसभा चुनाव में, कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने चर्चा की। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने रिवाइवल का चैलेंज है। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जा करके, ऐसी समाज के अंदर भी जा करके इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। चैलेंज वाला एक और राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भजनलाल शर्मा अभी ढंग से जमे भी नहीं थे कि राजस्थान में वज्रपात हो गया। राजस्थान की 25 में से 11 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। हार का रिव्यू वहां भी हो रहा है। जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है वैसे? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री, वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, कुछ डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की गई लोकसभा चुनाव के लिए? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी को सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा है तो वो है पश्चिम बंगाल। जहां सीटें डबल करने का टारगेट था, वहां बीजेपी की सीटें 1/3 घट गई। बीजेपी बंगाल में 18 से 36 होना चाहती थी, रिजल्ट आया तो केवल 12 सीटें रह गई। तमलुक और कांथी में तो शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी को जीत दिला दी, लेकिन जंगल महल की बाकी सीटों पर बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस भी नहीं दोहरा पाई। ममता बनर्जी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में काम किया। ममता सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को नकद पैसे देती है। पहले जनरल कास्ट की महिलाओं को हर महीने 500 रुपए मिलता था। चुनाव से ठीक पहले ममता ने इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। दलित और आदिवासी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, उनका पैसा बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। दीदी की लक्ष्मी भंडार योजना ने टीएमसी का भंडार भर दिया। तृणमूल कांग्रेस को 53% महिला वोट मिले, बीजेपी को सिर्फ 33% महिलाओं ने सपोर्ट किया। महिला वोट के साथ ममता को मुस्लिम वोट का फुल सपोर्ट मिला। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 73% मुस्लिम वोट मिले, बीजेपी को सिर्फ 7% मुसलमानों ने वोट दिया। बिहार का खेला सबसे इंटरेस्टिंग है। तेजस्वी यादव और उनके साथी एनडीए का छींका टूटने और सत्ता की मलाई नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी को लगता है कि एक ना एक दिन नीतीश बाबू को झटका लगेगा तो वो पलटी मारेंगे। तेजस्वी सोच रहे थे कि नीतीश चचा 9 जून से पहले ही पलटी मार लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो विपक्ष को जो मैंडेट मिला है या देश ने जो संदेश दिया है, वो रोजगार को लेकर के दिया, आर्थिक सबलीकरण को लेकर के दिया, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया है। भैंस मंगलसूत्र मुजरा के साथ कितना सहज होंगे चंद्रा बाबू और कितना सहज होंगे नीतीश जी, ये हम जानते हैं। बस इतना ही कहना। बिहार में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने का नहीं, वोट बढ़ाने का चैलेंज है। इस बार बिहार में बीजेपी को झटका लगा है। वोट परसेंट घट गया, बीजेपी की सीटें घट गई। बीजेपी का पिछड़ा वोट बैंक बिहार में भी हिला है। गनीमत बस इतनी है कि झटका यूपी जैसा नहीं लगा। तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया। वो कांग्रेस दूसरों को क्या कहेगा? राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के सिवा उनके पास कोई शब्द नहीं है। तीसरी बार में 99 भी नहीं कांग्रेस पार कर गई और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जितनी सीटें उन्हें आई है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला करके केवल भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक है। बीजेपी के लिए सबसे पॉजिटिव बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। राजनीति में झटके लगते हैं, लेकिन झटकों से आगे कैसे बढ़ना है, ये मोदी को मालूम है।